दुनिया में 2 अरब लोग रोज़ाना चाय पीते हैं, जिसमें से आज भारत में दुनिया की 70% चाय पी जाती है, जिसके चलते यह भारत का एक लोकप्रिय ड्रिंक बन चुका है। दोस्तों, क्या आप इस बात के बारे में जानते हैं कि भारत में चाय कब और कैसे पहुंची और कैसे यह भारत के घर-घर में बनाई जाने लगी? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे जब दुनिया भर में चाय सिर्फ चाइना में ही उगाई जाती थी। उस दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की एक कंपनी ईस्ट इंडिया यह चाहती थी कि वह चाय चाइना से ना खरीदकर उसका उत्पाद खुद करे, जिससे उसको दोगुना मुनाफा होगा। लेकिन चाय उगाते कैसे हैं? ये कौन सा पौधा है जिससे चाय बनाई जाती है? इसके बारे में दुनिया में किसी को नहीं मालूम था, सिवाय चीन के। ये घटना 1848 के समय की है, जब भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। सितंबर 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जासूस फॉर्च्यूनर चीन के अंदरूनी इलाकों में जाकर वहां से चाय की पत्तियां चुराने के काम पर आया हुआ था। लेकिन उस मकसद के लिए उन्हें सबसे पहले भेष बदलना था, जिसकी पहली शर्त थी कि वह चीन के रिवाज के मुताबिक माथे के ऊपरी हिस्से के बाल मुंडवा ले। इसके बाद फॉर्च्यूनर के बालों में एक चोटी जोड़ दी गई और चीनी वस्त्र पहना दिए गए। साथ ही उन्हें कहा गया कि वह अपनी जबान ना खोले। फॉर्च्यूनर का भेष तो बदल दिया गया, लेकिन एक दिक्कत और थी जिसे छिपाना आसान नहीं था। फॉर्च्यूनर का कद आम चीनियों के मुकाबले 1 फीट अधिक लंबा था। उसका हल उन्होंने कुछ यूं निकाला कि लोगों से कह दिया जाएगा कि वह चीन की दीवार के दूसरी ओर से आए हैं, जहां के लोग लंबे होते हैं। इस काम में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। अगर फॉर्च्यूनर कामयाब हो जाता है तो चाय पर चीन का हजारों साल का आधिपत्य समाप्त हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में चाय उगाकर सारी दुनिया में बेचना शुरू कर देती। लेकिन दूसरी ओर अगर वह पकड़ा जाता है तो उसकी सिर्फ एक ही सज़ा थी, वो थी मौत। उसकी वजह यह थी कि चाय की पैदावार चीन में एक राज थी और उसके शासक सदियों से इस राज को छिपाने के लिए पूरी कोशिश करते आ रहे थे। एक रिसर्च के मुताबिक पानी के बाद चाय दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पेय पदार्थ है और दुनिया में रोज तकरीबन 2 अरब लोग अपने दिन की शुरुआत चाय के गर्मागर्म प्याले से करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इस दौरान कम ही लोग अपने दिमाग में यह ख्याल लाते होंगे कि यह चाय हम तक कहां से पहुंची। चाय की यह कहानी किसी रहस्यमय उपन्यास से कम नहीं है। ये ऐसी कहानी है जिसमें जासूसी रोमांच भी है, भाग्यशाली क्षण भी और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी। चाय की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। एक दिन मशहूर चीनी बादशाह शिंगुई ने सफाई के इरादे के बाद तमाम जनता को आदेश दिया कि वह पानी उबाल कर पिया करें। एक दिन किसी जंगल में बादशाह का पानी उबल रहा था कि चंद पत्तियां हवा में उड़कर बर्तन में जा गिरी। शिनूंग ने जब ये पानी पिया तो ना सिर्फ उसे स्वाद पसंद आया, बल्कि उसे पीने से उसके बदन में चुस्ती भी आ गई। ये चाय की पत्तियां थीं। उसको पीने के बाद बादशाह ने जनता को आदेश दिया कि वह उसे आजमाए। इसके बाद ये पेय पदार्थ चीन के कोने कोने तक पहुंच गया। यूरोप को सबसे पहले 16वीं सदी में चाय के बारे में पता चला, जब पुर्तगालियों ने इसकी पत्ती का व्यापार शुरू किया। एक सदी के अंदर अंदर चाय दुनिया के विभिन्न इलाकों में पिए जाने लगी, लेकिन खासतौर पर ये अंग्रेज़ों को इतनी पसंद आई कि वह रोज़ाना इसे अपने घर में बनाने लगे। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय की पत्ती महंगे दामों पर चीन से खरीदनी पड़ती थी और वहाँ से एक लंबी समुद्री यात्रा से दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुँचती थी, जहाँ इसके दाम बढ़ जाते। इस वजह से अंग्रेज़ चाहते थे कि वह खुद हिंदुस्तान में इसे उगाएं ताकि चीन का पत्ता कट जाए। इस इरादे में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि चाय का पौधा कैसे उगाया जाता है और इससे चाय कैसे हासिल की जाती है, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट फॉर्च्यूनर को इस पर जासूसी के लिए चीन भेजा था। इस मकसद के लिए चीन के उन इलाकों तक जाना था जहां शायद मार्को पोलो के बाद किसी भी यूरोप के व्यक्ति ने कदम नहीं रखा था। उसे मालूम हुआ था कि फौजीनिया प्रांत के पहाड़ों में सबसे अच्छी काली चाय उगाई जाती है। इसके लिए उन्हें अपने एक साथी को वहां जाने के लिए कहा। फॉर्च्यूनर ने सिर मुंडवाने, नकली चोटी रखने और चीनी व्यापारियों की तरह वेशभूषा धारण करने के अलावा अपना एक चीनी नाम भी रखा था, जो कि सिंह हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे खासतौर पर यह आदेश दिया था वह बेहतरीन चाय के पौधे और बीज के अलावा ऐसे पौधों की खेती और उगाने की तकनीकी को हासिल करके आए जो हिंदुस्तान में पैदा किए जा सके। इस काम के बदले उन्हें हर साल 100 पाउंड रुपए दिए जाते थे। लेकिन फॉर्च्यूनर का काम आसान नहीं था।
उन्हें चीन से केवल चाय को पैदा करने के लिए तरीके नहीं सीखने थे, बल्कि वहाँ से उन नायाब पौधों को चोरी करके लाना था। यही नहीं, उन्हें चीनी मजदूरों की भी ज़रूरत थी ताकि वे हिंदुस्तान में चाय की खेती में उनकी मदद ले सके। इस दौरान रॉबर्ट फॉर्च्यूनर ने खुद ही चाय के पौधों के उगाने के मौसम, पत्ती की पैदावार, सूखने के तरीके आदि के बारे में सारी बातें जान ली थी। और ढेर सारी मशक्क़त के बाद अब वो दिन आया जब नावों, पालकियों, घोड़ों और मुश्किल रास्तों को पार करके फॉर्च्यूनर 3 महीने के बाद चीन की एक घाटी में चाय के कारखाने में पहुंचा। इससे पहले यूरोप में समझा जाता था कि काली चाय और हरी चाय बनाने के पौधे अलग अलग होते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर ये देखकर हैरान रह गए कि दोनों तरह की चाय एक ही पौधे से हासिल की जाती है। रॉबर्ट फॉर्च्यूनर ने चाय बनाने के हर तरीके पर खामोशी से काम किया। उन्हें कोई बात समझ नहीं आती तो वह बड़ी ही खामोशी से और सरल व्यवहार से अपने साथी से पूछ लिया करते थे, और वह शासक की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से पौधे, बीज और कुछ मजदूरों को हिंदुस्तान में भेजने में कामयाब हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी निगरानी में असम के इलाकों में चाय के पौधे उगाने शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने इस मामले में एक गलती की। वह जो पौधे चीन से लेकर आए थे वह वहाँ पहाड़ के ठंडे मौसम के आदी थे। असम के गर्म इलाकों में धीरे धीरे वे सूखने लगे थे। इससे पहले कि ये तमाम कोशिशें बर्बाद हो जाती, इस दौरान एक अजीब सा संयोग हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका संयोग कहिए या फिर चीन की बदकिस्मती, उसी दौरान असम में उगने वाले एक पौधे का मामला सामने आया। इस पौधे को एक स्कॉटिश व्यक्ति रॉबर्ट ब्रस ने 1823 में खोजा था। चाय से मिलता जुलता यह पौधा असम के पहाड़ी इलाकों में जंगली झाड़ी की तरह उगता था। हालांकि कई विशेषज्ञों के अनुसार इससे बनने वाला पेय पदार्थ चाय से थोड़ा कम अच्छा था। वहीं जब फॉर्च्यूनर ने इस पर शोध किया तो मालूम हुआ कि ये चीन की चाय के पौधों से मिलता जुलता है, बल्कि उसी का एक नस्ल है। चीन में चाय उगाने की तकनीक के मुताबिक जब यहाँ पर मिलने वाली चाय को उगाया गया, इससे बनने वाली चाय को लोगों ने पसंद ही नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे ये भारत में लोकप्रिय भी होने लगी। और इस तरह कॉरपोरेट दुनिया के इतिहास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी चोरी नाकाम होते होते भी कामयाब हो गई। देसी चाय की कामयाबी के बाद कंपनी ने असम का बड़ा इलाका हिंदुस्तानी पौधे की पैदावार के लिए सीमित कर दिया और व्यापार की शुरुआत कर दी। एक समय के बाद इसकी पैदावार ने चीन को पीछे छोड़ दिया। निर्यात में कमी के कारण चीन के चाय के बागान सूखने लगे और वह देश जो चाय के लिए दुनिया भर में मशहूर था, एक छोटे से कोने में सिमट कर रह गया। वहीं इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने चाय बनाने में एक नई शुरुआत की। जहां चाइना में हज़ारों सालों से खौलते पानी में सिर्फ पत्तियां डालकर पिया करते थे, वहीं अंग्रेज़ों ने पेय पदार्थ में पहले चीनी और बाद में दूध डालकर इसकी नई शुरुआत की। सच तो यह है कि आज भी चीनियों को ये बात बिल्कुल अजीब लगती है कि चाय में कुछ और चीज़ डाली जाए, लेकिन हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों की ये मिलावट काफ़ी पसंद आई और वह अपने शासकों की देखा देखी चाय में इसकी मिलावटें करने लगे। और इस तरह भारत में चाय की खेती शुरू हुई और हिंदुस्तान के घर घर तक चाय पहुंचने लगी।